कभी तो ये आता है कि गठबंधन रहेगा, कभी टूटेगा, लेकिन क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो सीधा ऐलानिया कह दिया है कि भाई अगर ये साथ में है तो मैं साथ नहीं हूँ। तो आज चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता ने अपनी त्योरियां चढ़ाई हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहले अपनी हरियाणा की एक वही पुरानी खबर है, उचाना का विधानसभा क्षेत्र, जिसको लेकर रार जारी रहती है दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह के परिवारों के बीच। और इस रार के बीच में आज प्रेमलता जी ने बहुत आग बबूला हुई हैं, यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी उचाना की पूर्व विधायक बहुत आग बबूला हुई हैं दुष्यंत चौटाला पर। इसके साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे हरियाणा के नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के बीच जो चल रही है रार, वो रार इस समय ऊपर तक जा पहुंची है और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के जो प्रधान सलाहकार हैं उनका दरवाज़ा खटखटाया है। आपसे बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, जिसमें कि एक बार फिर से अडानी का जन्म बाहर निकल आया है। आपसे चर्चा करेंगे 7 समंदर पार देश पाकिस्तान की एक बड़ी घटना की भी। इन सब बातों पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज दिन भर की सुर्खियों पर डालते हैं। अदानी ग्रुप पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, 32,000 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप, प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जेपी नड्डा के आवास पर 6 घंटे तक चली भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ गंभीर मंथन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, चुनाव की तैयारियों पर मंथन, उम्मीदवारों के नाम पर लगी मोहर। गाजा के अस्पताल पर हमले में 500 लोगों की मौत, नेतन्याहू का दावा इजराइल ने नहीं किया ये अटैक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द, गाजा अस्पताल पर हुए हमले पर जताया दुख। तो ये सब बातें थी जो आज के मुख्य खबरों में शामिल हैं। तो ये वो खबरें थी जो आज सुर्खियों में शामिल हैं। तो चलिए आप बात करते हैं प्राइम टाइम की। भले ही सर्द मौसम ने दस्तक दे दी हो, लेकिन प्रदेश में शासन प्रशासन का तापमान चढ़ा हुआ है, यानी कि गर्मी बरकरार है। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी महकमे की। हालांकि महकमे सरकारी हो या सियासती महकमे, जो चुनाव से पहले का माहौल है वो सब जगह गर्म है। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले बात करते हैं सरकारी अमले की। प्रशासनिक महकमे के चढ़ते तापमान की प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल आईएएस और एचसीएस अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर इन दोनों लॉबियों में ठन गई है, यानी कि पुलिस लॉबी और प्रशासनिक लॉबी। एचसीएस अधिकारी एसीबी की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्य सचिव दफ्तर में अपना विरोध जता रहे हैं। सभी आईएएस अधिकारी अपना मामला लेकर एकजुट होकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दरबार में पहुंच गए। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि भ्रष्टाचार का मामला किसी पर भी होगा उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी वर्चस्व को लेकर आईपीएस लॉबी के अंदर तकरार हुई थी। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ। लगभग 7 साल पहले जब मनोहर सरकार प्रदेश में आई थी तो आईपीएस अधिकारियों को आईएएस के स्थान पर तैनाती देनी शुरू हुई थी। विवाद तब भी हुआ था। उस समय आईपीएस अधिकारी, यानी कि जो आजकल डीजीपी हैं हमारे शत्रुजीत कपूर, उनको बिजली निगमन का अध्यक्ष बनाया गया था। पिछले 2 साल की बात करें तो दर्जन भर आईएएस और इतने ही एचसीएस अधिकारी एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के निशाने पर हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो को देखते हैं शत्रुजीत कपूर। हालांकि वो डीजीपी बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो एंटी करप्शन ब्यूरो बना हुआ है उस पर नज़र उनकी पूरी रहती है। आईएएस लॉबी का तर्क यह है कि पिछले हफ्ते भ्रष्टाचार के मामलों में 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। उन अधिकारियों को नगद राशि के साथ गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि दलाल के माध्यम से कड़ी को जोड़ते हुए एसीबी उनके पास पहले पहुंची थी। इस लॉबी का कहना है कि उन्हें भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एसीबी नियमों से परे जाकर आईएएस और एचसीएस अधिकारियों को टारगेट कर रही है। बहरहाल ये अधिकारियों वाला मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में आ गया है। इस पर आगे क्या होगा, आगे क्या कार्रवाई होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो प्रशासनिक और पुलिस का जो मामला है और खासकर एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर ये बहुत लंबे समय से गर्म चल रहा है। और इसकी गर्मी आपको बताएं तो डी सुरेश वाला मामला आपने ज़रूर देखा होगा। बड़े सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और जब उन पर शिकंजा कसा जा रहा था तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी और आरटीआई के माध्यम से भी शत्रुजीत कपूर साहब पर कई आरोप लगाए थे। खैर, ये जो राजशाही होती है
अधिकारियों के बीच में भी राजशाही चलती है। अधिकारियों के बीच में भी जिस प्रकार का ये वाद विवाद का दौर चल रहा है, इसको मान लिया जाए कि इसको अगर ये कहा जाए कि वर्चस्व की लड़ाई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको मैंने आपको बताया कि जो प्रशासनिक अमले के अंदर जो सरकार को चलाता है उसको लेकर जो पारा गर्म है, इसके साथ साथ पारा गर्म कर रखा है आशा वर्कर्स ने भी। प्रदेश में आशा वर्कर्स अपनी लंबित मांगों के लिए 72 दिन से आंदोलन कर रही हैं, हड़ताल पर हैं। अम्बाला में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक असीम गोयल के आवास पर और मुख्यमंत्री के आवास पर महापड़ाव का ऐलान किया गया है। बता दें कि 8 अगस्त से आशा वर्कर्स हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार के साथ उनकी बात बनी नहीं रही। अब यह मुद्दा कितना आगे और बढ़ेगा ये मुश्किल कहना है, क्योंकि अब तक सरकार ने आशा वर्कर्स की यूनियन के साथ 3 दौर की बातचीत की है, लेकिन 3 दौर की बातचीत के अंदर परिणाम कोई नहीं निकला। मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो शासन प्रशासन के बढ़ते तापमान की खबरें हैं, ये सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं कारण बन सकती हैं परेशानी का और दुविधा का। वैसे अगर कहें तो हालांकि मौसम बदल रहा है, गर्मी थोड़ी छट रही है, लेकिन जो पारा चढ़ रहा है, आपको बताया मैंने, पहले 2 मसले बताए, और एक सियासी पारा है। सियासी पारा है, कभी थमता नहीं, ये हमेशा ही 7वें आसमान तक जाता है। अब सियासी पारा काफ़ी समय से चढ़ा हुआ है उचाना के मसले को लेकर, यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी बृजेंद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रेमलता एक तरफ है, तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला। वैसे चौटाला परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के बीच कोई नई रार नहीं है, मैंने आपको कई बार पहले बताया। अब क्योंकि दोनों एक पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके पुत्र सांसद हैं और उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता पिछला विधायक का चुनाव हारी थी, 2014 का विधायक का चुनाव जीती थी उसी उचाना से, और अब उस उचाना से विधायक हैं दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं, और इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार चल रही है। चर्चाएं कुछ ऐसी है कि जननायक जनता पार्टी के साथ कभी तो ये आता है कि गठबंधन रहेगा, कभी टूटेगा, लेकिन क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो सीधा ऐलानिया कह दिया है कि भाई अगर ये साथ में है तो मैं साथ नहीं हूँ, और अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि 15-20 दिन, महीने के अंदर अंदर गठबंधन टूट जाएगा, हंसते हुए बोल रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह। तो आज चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता ने अपनी त्योरियां चढ़ाई हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर। वैसे अगर ये कहें कि उनको लगता है कि उचाना से उनका टिकट खिसक रहा है तीनों लोगों को, यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, प्रेमलता और बृजेंद्र सिंह को, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मौजूदा विधायक वहाँ से दुष्यंत चौटाला हैं और दुष्यंत चौटाला बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीते थे। और अगर कहीं गठबंधन रहता है तो फिर उस गठबंधन के अंदर, क्योंकि सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला ज़्यादातर चलता है, और सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले को लेकर के अगर ये कहें कि दुष्यंत चौटाला ही वहाँ के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, लेकिन इस सब को लेकर लगातार चौटाला परिवार पर हमला कर रहा है चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार। प्रेमलता जी क्या बोल रही हैं, आप ये भी सुनिए। लेकिन पिछला जो चुनाव था वो लोगों के दिमाग में तो शर्त बढ़ गया, और मेरे लिए अवतार लगा कि 4 साल हो गए चुनाव बने में, ये वो तब मन नहीं मेरा खाने में कितनी बुराई होगी तो मुझे इसके अंदर दूसरा देखा है और वोट मुझको दे रखी लोग ना। तो ये जो चीज है, जो वोट का जो अधिकार है वो किसी ने गेर भी सका है और आसमान का विकास का है। अब ना लोग मतलब धोखा बना है, और ये धोखे वाली बात का नाम नाना नहीं, क्योंकि ज्यादा धोखे की बात है ना। अब चुनाव आओगे नरे झूठ बोल लगे, कुशल न्याय झूठ बोल लगा, उसका दादा न्याय झूठ बोल लगा, दादा न्याय झूठ बोल लगा, कांग्रेस का कोई होगा वो झूठ बोल लगा, कोई आम आदमी पार्टी का वो झूठ बोल लगा। और मैंने कह के मकान की बात करेंगे, सुनना सब की, लेकिन बताई का ना आइयो, क्योंकि मकान बताई एक ऐसी चीज है, एक बार बताई मार दे तो 5 साल तक फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, क्योंकि बात तो सुनना अच्छी बात है, जो पिछले दुष्यंत ने इलेक्शन का पहले दे गई थी, क्या उनसे पेंशन कर दूंगा, कोई किसी की क्या उनसे पेंशन है। और एक अगले महीने नवंबर लगेगा, हरियाणा डे है, उस दिन जिनकी पेंशन पूरा 3000 है उसकी 3000 हो जाऊंगी, और हम तो सरकार का जब नियम से साथ चल रहा है। और एक दुष्यंत जिस पार्टी ने गाली देकर बना था उसे पार्टी में शामिल हो गया, ये तो मारा तय कर दिया इसने, लेकिन आरती बनकर चला गया, डिप्टी सीएम भी बन गया, मौज कर रहे हैं। तो ये तो बात थी हरियाणा की। अब बात करते हैं आपसे देश की। देश की सियासत के अंदर जब से ये 5 राज्यों का चुनाव डिक्लेयर हुआ है, तब से मान लें कि देश का सियासी पारा हालांकि चढ़ा हुआ पहले से भी था, लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव को, जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इसको सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, और इसको लेकर के
इस समय सभी पार्टियां बहुत जोश में हैं, बहुत गुस्से में हैं, अपने प्रचार को लेकर के और दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने को लेकर भी। और आज इस सब के बीच में एक बार फिर से अडानी का जो जिन है, जो हमेशा चुनाव में और लोकसभा के दौरान निकलता है, आज फिर निकल आया। और अडानी जिन को निकाला कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी ग्रुप पर हमला बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाने साधे। राहुल गांधी ने कहा कि लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ नहीं बल्कि 32,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी और कोयले की रहस्यमय कीमतों को लेकर इस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। उनका कहना है कि हमने पहले 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही थी, लेकिन ये तो 32,000 करोड़ का निकला। और सवाल भी पूछा था कि ये पैसा किसका है और कहाँ से आया है, लेकिन ये अब तक पता नहीं चला कि 20,000 करोड़ का जो आंकड़ा था उसमें जब अब 12,000 करोड़ रुपए और जुड़ गए और ये आंकड़ा 32,000 करोड़ का हो गया, तो ये 32,000 करोड़ रुपए किसका था, कहाँ से आया, कहाँ गया, इसको लेकर राहुल जी बहुत गर्म हुए। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और हिंदुस्तान को पहुंचता है वह कोयला, तब तक उसकी कीमत भी बदल जाती है, कोयले का रेट डबल हो जाता है। यानी कि इस तरह से उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। राहुल गांधी का कहना है कि अडानी ग्रुप ने 12,000 करोड़ रुपए भारत की जनता की पॉकेट से निकाले हैं, इसके अलावा बाकी सरकार को चपत लगाई है। तो बहरहाल ये चुनावी सीज़न है और इस चुनावी सीज़न में इस सर्द मौसम के अंदर भी गर्मी बहुत चलती है, क्योंकि जो चुनावी बयार है, इस चुनावी बयार के अंदर तापमान तो बढ़ता ही है। तो तापमान ये चुनावी बयार में भारत में बढ़ रहा है, लेकिन तापमान पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहाँ खाने की चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में भी आग लग रही है। पहले आम जनता की कमर महंगाई ने तोड़ रखी थी और अब पेट्रोल डीजल भी लोगों के हाथ से निकल रहा है। ईंधन की कमी का असर आम लोगों के साथ साथ एविएशन इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है। तभी तो एक दो नहीं बल्कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PAN की 48 उड़ानें रद्द कर दी गईं। उनके पास ईंधन की कमी हो गई है बताया जाता है। बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं और बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण पाकिस्तान एयरलाइंस पहले से ही बड़ा घाटा झेल रही है। अब ईंधन की किल्लत और उड़ानों का रद्द होना ये पाकिस्तान पर दोहरी मार दे रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम भारत से 3 गुना से भी ज़्यादा हैं। वहाँ पेट्रोल की कीमत 331 रुपये प्रति लीटर है और डीजल वहाँ पर 329 रुपये लीटर के आसपास पहुँच चुका है। पाकिस्तान की जो कार्यकारी सरकार है वो महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान में इस समय मान लें कि हाहाकार मचा हुआ है। तो ये बात पाकिस्तान की थी कि जो कभी भारत के साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन जो पाकिस्तान की जो अपनी नीतियाँ थी, जो आतंक को बढ़ाने की नीतियाँ थी, और उन नीतियों के चलते पाकिस्तान आज वहाँ पहुँच गया जिसमें कि उसको दाने दाने को उसके नागरिकों को कई जगह मोहताज होना पड़ता है। तो ये बात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की थी। अब बात आपसे करते हैं उस युद्ध की जिसकी तबाही का मंजर पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का आज 12वां दिन है। इन 12 दिनों में दोनों ही देश के साथ साथ दुनिया ने भी इनकी तबाही का मंजर देखा है, लेकिन कल इस युद्ध ने सबसे बड़ी बर्बादी देखी। गाजा पट्टी के अस्पताल में भीषण ब्लास्ट हुआ, 500 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। ब्लास्ट के पीछे कसूरवार कौन है, इसे लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। कोई इसे इजराइल का हमला बता रहा है तो इजराइल कह रहा है कि यह हमारी नहीं, हमास की कारस्तानी है। वहीं इस हमले के खिलाफ तुर्की, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और वेस्ट बैंक में प्रदर्शन भी हुआ। अस्पताल पर हमले के कारण जॉर्डन के किंग से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होनी थी उसे भी रद्द कर दिया गया। इसी बीच ईरान की तरफ से धमकी भी सामने आई है। ईरान का कहना है कि अगर गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी रहे तो फिर दुनिया भर के मुसलमान और रेजिस्टेंट फोर्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा। गौरतलब है कि ईरान ही नहीं, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, कतर और तुर्की, ये सब वो देश हैं जो गाजा पर इजराइल के हमले के खिलाफ हैं। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर भारत के, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान भी सामने आया है और उन्होंने इसे दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री जी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है और कहा है कि हमले के पीछे कौन है इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। युद्ध अगर देश की सीमाओं के बीच में हो रहा है, युद्ध देश की सेनाओं के बीच में हो रहा है, तो आखिर आमजन प्रभावित क्यों हो। जो काम हमास कर रहा था, अगर इजराइल ने ही वाकई ये सामने आता है कि अस्पताल पर बम डाले, तो इसका मतलब ये है कि
इजराइल की भी जो नीतियां हैं, जो दबाने वाली नीति हैं, वो ठीक नहीं है। और इसी के चलते जो काफ़ी देश इजराइल के साथ खड़े दिख रहे थे, उनको भी इस घटना की निंदा करनी पड़ी है। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।